को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, तो वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वो बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। वहीं बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा कि मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। वहीं जंतर मंतर पर किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता धरना दे रहे हैं। उनसे भी आज कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने जाकर के मुलाकात की है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? किसानों की जो बैठक चल रही है सरकार के साथ, उससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसान अभी भी उसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस चाहिए और कृषि कानून वापस होता नजर नहीं आ रहा। मगर बात करें आज की 9वें दौर की बैठक की, तो 9वें दौर की बैठक जरूर चल रही है विज्ञान भवन के अंदर, और विज्ञान भवन के अंदर कृषि मंत्री भी हैं और पीयूष गोयल भी है। मगर कोशिश यही की जा रही है कि किसान जो है वो शायद सरकार की जो भावनाएं हैं या फिर कृषि कानून की जो भावनाएं हैं उसको समझे और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए समझौता कर सके। मगर बात करें जिस तरीके से किसान संगठनों की, तो किसान संगठन जैसे ही अंदर गए थे तो उससे पहले मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से हमें उम्मीद है, शायद सरकार आज की कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मांग है उसको कहीं ना कहीं मान सकती है और शायद कृषि कानून को वापस ले। मगर अभी भी जो बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं यही अंदर से रुझान आ रहा है कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच में कहीं ना कहीं आमने सामने की जो बातचीत चल रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अभी भी कृषि कानून को वापस नहीं लिया जा रहा और वही लगातार कहा जा रहा है किसानों की तरफ से भी कृषि कानून को वापस लिया जाए। मगर अभी भी बैठक जरूर चल रही है, मगर बैठक के साथ साथ ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि शायद आज की बैठक भी विफल हो सकती है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, मगर सरकार अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। जी राजीव, लेकिन इससे पहले बैठक में शामिल होने से पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो वहां से क्या कुछ सामने आया है? क्या कुछ बैठक में वहां पर मंथन किया गया? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें गृह मंत्री के साथ जो बैठक की गई, यानी कि जो कृषि मंत्रियों की, मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से बैठक की जा रही है सरकार के अंदर भी बैठक की जा रही है, यहाँ तक कि उनके अंदर भी जो प्रेशर किसानों का जो महसूस हो रहा है वो लगातार रणनीति बनाने का किसी भी तरीके से किसानों को यहाँ से प्रदर्शन से हटाया जाए। मगर कह सकते हैं सरकार की जो कठोर रवैया है वो सिर्फ कृषि कानून को लेकर है, क्योंकि कृषि कानून को वो वापस लेना नहीं चाहते हैं। मगर आज की जो बैठक है वो जरूर देखना होगा किस तरफ जाती है। मगर अभी भी बैठक चल रही है और बैठक के बाद ये नतीजा निकलने वाला है, शायद जो आज की बैठक है वो विफल हो सकती है। मगर आशंका यही जताई जा रही है कि आज की बैठक जो है वो विफल है। मगर एक चीज स्पष्ट है, कृषि कानून को ले जब तक किसान जो अड़े हुए हैं और किसान जब ये नहीं चाहते कि समझौता हो बीच का, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर कृषि कानून को लेकर जो किसान है वो यही बात पड़े हुए हैं अभी भी कि कृषि कानून को वापस लिया जाए और नया कानून लाया जाए इसके लिए। जी, लेकिन अगर बात की जाए दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो कांग्रेस के नेता वहां पर बैठे हुए, वहां पर प्रियंका गांधी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची है, वहां के बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसान संगठनों के जो कह सकते हैं किसानों की तरफ से जो समर्थन करते हुए जो कांग्रेस की पार्टी है और यहाँ तक कि हरियाणा और पंजाब के जो सांसद और विधायक यहाँ पर आके बैठे हुए जंतर मंतर पर, वो कहीं ना कहीं उनसे मिलने प्रियंका गांधी जरूर आई थी। मगर एक चीज स्पष्ट है, कोशिश यही की जा रही है कि बेशक वो लगभग काफी दिन हो गए इन लोगों को भी बैठे हुए और कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद लगाई जा रही है सरकार कृषि कानून को वापस ले, क्योंकि किसान यही चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। मगर अभी भी जिस तरीके से विधायक और सांसद बैठे हुए यहाँ पर और कहीं ना कहीं ये सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार किसी भी तरीके से किसानों को मनाए और उनका जो कृषि कानून है उसको वापस ले और नया कानून लेके आए। मगर अभी भी आशंका यही जताई जा रही है, शायद आज किसानों की जो बैठक है वो विफल होने वाली है। जी 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 बिल्कुल। राजीव मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। धन्यवाद जी। राजीव जी, जो आज बैठक हो रही है, बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं, तो क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? क्या आज कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है इस बैठक में? अब मिलना जुलना तो इनका आपस में हो ही रहा है, कर मंत्रियों का हो रहा है, लेकिन अब वो कितना गंभीरता से मिल रहे हैं या केवल दिखाने के लिए मिल रहे हैं, ये तो अंदर की बात है, ये तो मैं नहीं बता सकता जी। लेकिन मुझे ज्यादा संभावना लग नहीं रही। अभी पिछली जो बैठक थी उसको देख करके संभावना नहीं लग रही, और यदि पिछली बैठक से जो एक वातावरण निराशा का बना है, यदि उसको लेकर के सरकार गंभीर है तो शायद बन भी सकती है।
बने तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं, हम तो आशा कर रहे हैं कि बने बिल्कुल। और किसान जो है अपने घर को जाए। लेकिन यदि नहीं बनती है तो फिर तो सरकार के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है इसमें। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि ना ही तो किसान झुकने को तैयार है और ना ही सरकार। अब किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब हमारा नुकसान हो रहा है तो फिर सहमति कैसी, और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि अगर कोई विकल्प दे दिया जाए इन कानूनों को रद्द करने के अलावा, अगर कोई और विकल्प किसानों की तरफ से दे दिया जाए तो उस पर जरूर विचार किया जा सकता है। तो किस तरीके से समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी मेरा मानना यह है, देखो जो लोग वार्ता में गए हैं वो बड़े गुणी और ज्ञानी लोग हैं जी। और वो पूरा चिंतन मंथन करके गए हैं और हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सरकार में भी कुछ बदलाव आया है पहले की अपेक्षा में, तो हो सकता है कि किसान भी अपने रुख में थोड़ा बदलाव करें, लेकिन वो अंदर की रणनीति है। जो 40 लोग हमारे जाते हैं वो एकदम से शुरू में वार्ता से पहले ओपन नहीं होगी, लेकिन जो भी कोई कुछ वो निर्णय लेकर के आएंगे और सरकार के बीच में उनके में सहमति बनेगी, किसान उसको स्वीकार करेगा जरूर। बिल्कुल राजीव जी, किसान आंदोलन को समय समय पर कमजोर करने की कोशिश की गई, तमाम तरह के नाम दिए गए, परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार डटे हुए हैं। और अब क्या यही वजह मानी जा रही है कि जब 44 दिन आज हो चुके हैं तो अब कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें प्रेशर में आती हुई दिखाई दे रही है और इसलिए ये उम्मीद अब ज्यादा बढ़ गई है कि अब जल्द ही किसानों की मांग जो है उसको मान लिया जाएगा? देखिए, हम लोग अपना अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक अपना संवैधानिक जो हमारा अधिकार है, अपना हमारा मांग करने का, आंदोलन करने का, उसके तरीके से हम लोग बैठे आकर के। सरकार के कुछ लोगों ने, सरकार के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने किसानों को कुछ बदनाम करने की कोशिश की, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन किसान ने अपना धैर्य नहीं खोया और शांतिपूर्वक तरीके से महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग से कल भी इतना बड़ा जो ट्रैक्टर मार्च था कितना शांतिपूर्वक हुआ। और अमेरिका जैसा एक परिपक्व लोकतंत्र है, उसके अंदर देख रहे हो क्या लोकतंत्र की क्या हालत हो रही है। लेकिन हमारे देश के किसान ने तिरंगे को हाथ में लेकर के और लोकतंत्र की जो कल जिस तरह से जीत लोकतंत्र को देने की कोशिश की है, उससे हम लोग शांतिपूर्वक तरीके और हम धैर्य से बैठे रहे और हम आगे भी धैर्य से बैठे रहेंगे। हालांकि सरकार को इस बात पर कुछ मुझे लगा कि उन्हें ये एहसास हुआ कि जो किसान के लिए इस तरह के जो शब्द बोले गए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी उसका विरोध किया और कई समझदार मंत्रियों ने भी किया कि नहीं, किसान के लिए ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए और किसान हमारा अन्नदाता है। तो हम तो इसको भी अपनी एक जीत के रूप में ही मानते हैं कि जो शुरू में हमें खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे थे, अब वो कम से कम हमें अन्नदाता कहने के लिए तो मजबूर हैं और कह रहे हैं, तो ये भी हमारा एक जीत के रूप में। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि यदि किसान जीत गया तो सरकार हार जाएगी, नहीं। यदि किसान जीत गया तो सरकार की जीत अपने आप है। सरकार की जीत किसान की जीत में ही छिपी हुई है। इसलिए सरकार को किसान को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। उनकी कोई पीड़ा है तो उसको गंभीरता से एड्रेस करें और उसका समाधान करें। बिल्कुल, जो अब आपने बात कही है वो काफ़ी अहमियत रखती है अपने आप में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो संघर्ष चल रहा है दोनों पक्षों की, अगर बात की जाए चाहे वो सरकार की या फिर किसानों की, तो दोनों तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं उसमें एक संघर्ष जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ऐसा लगता है सरकार के रवैये से कि सरकार किसानों को दुश्मन की तरह देख रही है? मैं ये कहना चाहूंगा, अभी किसानों पे ये बार बार आरोप लगा रही है सरकार के भाई किसानों को हट छोड़नी चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए, कि बोले भाई कानूनों को रद्द कराने की मांग जो है वो छोड़नी चाहिए। ये बात यदि आप किसानों से कह रहे हो या सरकार किसानों से कह रही है तो सरकार के लिए भी ये बात है कि वार्ता से बाहर सरकार के लोगों को भी जो है मीडिया का आगे ये नहीं जिद करनी चाहिए कि नहीं भाई हम कानून तो वापस नहीं करेंगे। भाई किसने कहा शुरू में कानून वापस करने के लिए? किसी ने नहीं कहा। बात हो रही है, अंदर बात हो रही है, लेकिन उससे वार्ता से पहले ही सरकार के मंत्री यदि ये घोषणा करने लगेंगे कि हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हम कानून वापस नहीं लेंगे, इसका मतलब आप जो लोग वार्ता में आ रहे हैं और आंदोलनकारी किसानों को एक तरह से ठेंगा दिखाना चाह रहे हैं, ये गलत तरीका है। इस परंपरा की जो शुरुआत है जिद की, वो सरकार ने की, किसानों ने नहीं की। शुरू में किसानों का कोई ऐसा नहीं था कि बिल वापस ही चाहिए। इसलिए जब एक वार्ता होती है, एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है और आपस में लोग मिलते हैं तो उसका एक कायदा होता है, उसकी चीजें जो है वो जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक इस तरह बाहर उससे पहले निर्णय नहीं दिया। यानी सरकार कंडीशनल वार्ता करना चाहती है। जब सरकार ने कंडीशनल वार्ता शुरू की तो किसान ने भी कंडीशन लगा दी, बोले हमें जो बिल वापस ही चाहिए, इससे पहले हम मानने वाले नहीं। तो इसकी जो इस गलत परंपरा की जो शुरुआत है वो सरकार के लोगों ने की, किसानों ने नहीं की इसकी शुरुआत। तो क्या अब ये परंपरा टूटेगी? क्या दोनों तरफ से सहमति के लिए कोई और विकल्प तलाशा जाएगा? तो
अच्छी बात है, मैं नहीं कहता, बिल्कुल मैं, क्योंकि आज वार्ता है और लोग जो है सरकार की तरफ से भी शायद और हमारे किसान भाई भी एक आशा का बीज अपने दिल में लेकर के गए हैं, तो मैं कोई ज्यादा निराशावादी बात नहीं करना चाहूंगा और ना कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी करना चाहूंगा जिससे हमारा जो ये बातचीत का दौर चल रहा है इसके वातावरण में कोई फर्क आए। मैं आशावादी हूँ और यदि सरकार नहीं मानती है और किसानों की समस्या का समाधान नहीं करती है तब आगे की बात आगे देखी जाएगी। दोनों पक्ष की तरफ से जिस तरीके का बयान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता दिखाई देती है, लेकिन जब बातचीत होती है टेबल पर दोनों तरफ से दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं, सरकार की तरफ से मंत्री भी बैठते हैं और इधर से किसान नेता भी बैठते हैं, क्योंकि किसान नेताओं की मांग है, इसलिए किसानों के हाथ में फैसला लेना नहीं है, फैसला तो सरकार ही लेगी। लेकिन जो सरकार की तरफ से वहां पर मंत्री बैठते हैं, क्या ऐसा लगता है कि उनके पास वो मजबूर हैं, वो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो खुद फैसला नहीं ले सकते? देखिए, अब मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए, वो बात चारों तरफ चल रही है, वो ठीक है, लेकिन मैं यदि सरकार के अंदर की भी बात करूं, चलिए मैं बाहर का थर्ड पर्सन कोई है उसके बारे में मैं भी नहीं टिप्पणी करना चाहता, लेकिन यदि सरकार के अंदर की ही बात करी जाए तो ये पक्का है कि जो लोग हमारे वार्ता में बैठ रहे हैं सरकार की तरफ से, जो हमारे आदरणीय मंत्री जो है, वो पूरी तरह से अधिकृत शायद इसके लिए नहीं है कि वो इसमें कोई डिसीजन दे सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को फ्रंट पे आना चाहिए, क्योंकि उनके बिना ये समस्या का समाधान नहीं होगा। जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है, अगली डेट दे दी जाती है, जैसे राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि हमें कोर्ट में जिस तरीके से तारीख मिलती है, ये बिना मुकदमे की तारीख हमें दी जा रही है और इसीलिए बार बार बातचीत करने के लिए हम लोग जा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग वहां पर बैठते हैं सरकार की तरफ से, वो भी फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं है। देखिए, वो इस तरह का जो रवैया सरकार ने अपनाया कि केवल, असल में अब तक जो हुआ है ना, उसमें बात यह है कि सरकार वार्ता नहीं कर रही थी, अब तक सरकार वार्ता का दिखावा कर रही थी। वो देश दुनिया और मीडिया को ये दिखाना चाहती थी, देखो जी हम तो बात करना चाह रहे हैं, किसान नहीं करना चाहता। हमें भी पता है हम हर बार खाली हाथ आ रहे हैं, खाली झोली लेकर के आ रहे हैं, वहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा किसान को, लेकिन उसके बाद भी किसान ने ये महसूस किया कि यदि ये आरोप हम पे ही लग रहा है कि किसान बात नहीं करना चाहते, तो हम बात करने हर बार जाएंगे, वो जब भी बुलाएंगे, और हर बार आकर के बाहर आकर के ये कहेंगे कि हमारी झोली खाली है, किसान को कुछ नहीं दिया गया सरकार ने। तो जी बिल्कुल राजीव जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद यही है कि अब इस बार जो है बातचीत से समाधान निकल जाएगा। बार बार उम्मीद लेकर के जाते हैं किसान, लेकिन झोली खाली लेकर के निकलते हैं। जब बैठक होती है सरकार की तरफ से कुछ भी उस झोली में नहीं डाला जाता। इस तरीके की बात किसान नेता जो है वो कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के अब किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है कि कानून वापस होंगे तभी घर जाएंगे, अदरवाइज घर नहीं जाएंगे। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा चरण चल रहा है और सभी जिलों में, देश भर में अगर बात की जाए तो यूपी और हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, बाकी देश के बाकी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। देश में कोरोना के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद ड्राई रन किया जा रहा है। और इससे पहले 2 जनवरी को भी देश के करीब 125 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है कि अगले कुछ दिनों में ही हमारे देशवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने यह तय किया है कि टीकाकरण कार्यक्रम की सभी जानकारी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जमीनी स्तर तक लोगों तक उपलब्ध करवाई जाएंगी। और चेन्नई के अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। वहां पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी और उसके बाद दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी। और वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली में टीकाकरण के लिए 1000 केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें पहले चरण में करीब 600 केंद्र होंगे और अधिकारियों ने यह भी बताया है कि हर टीकाकरण केंद्र पर कई बूथ होंगे। हर बूथ में कम से कम 100 लोगों को टीका दिया जाएगा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है वैक्सीनेशन को लेकर के? जिस तरीके की ये जानकारी सामने आई है कि जो सेंटर बनाए जाएंगे दिल्ली में, वो बड़ी संख्या में सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे ताकि बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जा सके और सही तरीके से अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना बने। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार वैक्सीन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार से उम्मीद भी जता रही है कि केंद्र सरकार जैसे ही उन तक वैक्सीन पहुंचाएगी तो वो टीकाकरण स्टार्ट कर देंगे। मगर बात करें ड्राई रन की, तो ड्राई रन का जो प्रक्रिया है वो जरूर चल रही है और दूसरा चरण है ये दिल्ली के अंदर लगातार ड्राई रन के लिए तैयारी की जा चुकी है और जहाँ तक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार बार बार यही कह रही है कि हम तैयार हैं, कोई भी उपस्थिति होगी, सरकार जैसे चाहेगी वैसे ही हम तैयार हैं और हर तरीके से वैक्सीन को कहाँ रखना है, किस तरीके से टेम्परेचर पर रखना है, किसको देनी है, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने अपना ली गई है। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन को उपलब्ध कराने की, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आने वाले कुछ समय के अंदर ही वैक्सीन जो भारत के लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मगर जिस तरीके से लोगों के अंदर भी एक उत्साह है कि वैक्सीन उन तक किस तरीके से पहुंचेगी वो जरूर साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो भ्रम के अंदर आ रहे हैं या फिर भ्रम फैला रहे हैं उनकी बातें नहीं सुननी है, सिर्फ सरकार जो बता रही है सिर्फ उसी का पालन करना है। यानी कि जो ऐप्स बनाया गया, ऐप्स के द्वारा सारी कह सकते हैं सारी जानकारी उसके अंदर डाटा डाला जाएगा, किसको वैक्सीन का टीकाकरण किस डेट में लगाना है, किस समय के अंदर लगाना है, किस स्थान पर जाकर लगेगा, वो सारी प्रक्रिया उनको मैसेज के द्वारा दी जाएगी और तमाम सुविधाएं उन तक मुहैया कराई जाएगी। मगर उसको जो ड्राई रन चल रहा है वो ड्राई रन के लिए लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में किसी भी जनता को दिक्कत ना आए। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार वैक्सीन की जो उम्मीद है वो वैक्सीन जल्दी से मिलने वाली है, क्योंकि अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है कि वैक्सीन किस तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी लोगों को देनी। मगर हाँ, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो जरूर की जा रही है और तमाम सारी जांच की जा रही है कि वैक्सीन किस द्वारा किस व्यक्ति को पहले किस चरण के अंदर लगनी है, फिर उसके दूसरे चरण में किसको लगनी है। ये सारी जो स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है वो जरूर कोशिश करी जा रही है कि पहले डॉक्टरों को, फिर उसके बाद में मरीजों को, उसके बाद में वॉलंटियरों को, यानी कि पुलिस जवानों को, चाहे बीएसएफ के हैं या फिर दिल्ली पुलिस के हैं या फिर कहें कोरोना योद्धा हैं या जिनको एमसीडी के हैं या फिर जो टीचर हैं जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे कि किन किन व्यक्तियों को वायरस हुआ है, किनको नहीं है, किसको फीवर है। ये सारी जानकारी जुटाने के बाद ही
टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा। मगर अभी ड्राई रन का दूसरा दिन जरूरी चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है ये सारी जो जानकारियां हैं पूरी तरीके से इकट्ठी हो जाएं ताकि उसके बाद वैक्सीन का टीकाकरण जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। जी, इस बारे में जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं, तो उन्होंने वहां पर भी जब इस बारे में सवाल पूछा गया कि कब वैक्सीन आएगी, इस बारे में उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए ही ये ड्राई रन किया जा रहा है और जल्द ही जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद जल्द ही इस बात का भी ऐलान कर दिया जाएगा, इस बात की भी घोषणा कर दी जाएगी कि कब वैक्सीन जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फिलहाल कोई इस प्रकार की कोई जानकारी कि कब तक, कितने दिन का और वक्त लग सकता है, कब तक लोगों के बीच वैक्सीन पहुंच जाएगी? देखिए बिल्कुल बता जिस तरीके से बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है क्योंकि ड्राई रन चल रहा है। जैसे ही ड्राई रन कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद में लगभग 10 से 12 दिन का समय बिल्कुल लग सकता है और उसके बाद में जो वैक्सीन का टीकाकरण है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। मगर केंद्र सरकार अभी भी कहीं ना कहीं जो डेट डिसाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि जिस तरीके से पहले ड्राई रन कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद में ही टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा। मगर अभी भी सरकारें कोशिश जरूर कर रही हैं, चाहे राज्य सरकार है किसी भी राज्य सरकार की हो, मगर कोशिश जरूर है। मगर इसके अंदर जो उम्मीद है लोगों की कि वैक्सीन का टीकाकरण जल्दी से जल्दी उन तक मिलना चाहिए, मगर सरकारें कोशिश कर रही हैं। मगर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, जहां इतना समय निकल चुका है वह थोड़ा सा समय और लगेगा। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का ड्राई रन पूरे देश भर में किया जा रहा है सभी जिलों में। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे के लिए तैयार है। अपने काफिले पर हुए हमले के करीब 1 महीने के बाद फिर से जेपी नड्डा कल बंगाल के दौरे पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। भगवा खेमे से जुड़े सूत्रों ने यह बताया है कि बीजेपी नेता एक दिन के अपने दौरे पर कठुआ में एक रैली करेंगे और वर्धमान में एक रोड शो भी किया जाएगा। नड्डा विपक्षी खेमे के किसान विरोधी आरोपों को कमजोर करने के लिए एक मुट्ठी चावल परियोजना शुरू करेंगे, जिसके तहत वो किसानों के घरों से चावल इकट्ठा करेंगे और उन्हें नए कानून के लाभ के बारे में भी बताएंगे। राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और उसी की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई। तो लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जा रहे हैं तो कभी गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, लगातार इस प्रकार के बड़े दौरे जो हैं वो किए जा रहे हैं। बड़े नेता पश्चिम बंगाल के दौरों पर जा रहे हैं और वहां पर अपना जन समर्थन जो है वो जुटाने की पूरी कोशिशों में है। और लगातार जिस तरीके से किसानों को लेकर के बीजेपी सरकार गिरते हुए नजर आ रही है, वो तमाम आरोप कमजोर करने के लिए, खारिज करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जाएगी और इसीलिए एक अभियान जो है वो चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, एक मुट्ठी चावल का पश्चिम बंगाल में, ताकि किसानों से जुड़ा जा सके। किसानों को साधने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो बीजेपी अब शुरू करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। कल बंगाल के दौरे पर रहेंगे और आपको बता दें कि इससे पहले करीब 1 महीने का वक्त हो चुका है जब जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया गया था। जानलेवा हमले में हालांकि बाल बाल बच गए थे दोनों ही बड़े नेता, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को काफी चोट भी आई थी, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने के लिए तैयार हैं और पूरी तैयारियां वहां पर की जा चुकी हैं। कल वहां पर रैली करेंगे, रोड शो में शामिल, रोड शो करेंगे जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में। उमेश सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। उमेश जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। उमेश जी, जिस तरीके से बंगाल में जो मुहिम शुरू करने वाले हैं एक मुट्ठी चावल, वो क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, वहाँ का पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हुई हैं, बहुत पहले वहाँ काफी साल तक कम्युनिस्ट का राज रहा है। आज जो है, आज स्थितियां जो है कम से कम 10-15 सालों से ममता जी वहाँ पे, ममता दीदी रही हैं मुख्यमंत्री, तो वहाँ की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। वो पूरी जनता, हम लोगों का पूरा मेहनत पूरी तरह से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सारी कमेटी लगी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ साथ वहाँ की जनता में बदलाव की बिल्कुल उमेश जी, ये तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन वाली बात हो गई, लेकिन जो एक मुट्ठी चावल जो कहीं ना कहीं किसानों को साधने के लिए आपकी तरफ से मुहिम शुरू की जाने वाली है, मैं उसके बारे में जानकारी चाह रहा था कि किस तरीके से किसानों को साधने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। एक तरफ आप दिल्ली में घिरे हुए हैं किसान कानूनों को लेकर के और दूसरी तरफ एक मुट्ठी चावल की मुहिम जो है बंगाल में शुरू कर रहे हैं। एक
मुट्ठी चावल की मुहिम वेस्ट बंगाल में जो है ये चला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जिन्हें अनाउंस किया है, और ये एक हमारे नहीं बल्कि पूरे हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के किसानों ने बनाया है और उस सीट पे बैठाया है। और भारत का किसान जो है वो अन्नदाता है। अन्नदाता का हमारा बहुत ही पूरी पार्टी से लेकर के नीचे तक सब बड़ा सम्मान करते हैं और उनके ऊपर आधारित है और उनके लिए दृढ़ संकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसानों को साधने की पूरी कोशिश अब बंगाल से की जाएगी। बंगाल में क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं और वहां पर बीजेपी कोई नुकसान बीजेपी को किसानों की वजह से हो ये नहीं चाहती, इसलिए ये इस तरीके का कार्यक्रम वहां पर शुरू किया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,